जय सेवा सगा। आज हम जानेंगे जंगोम सेना के संस्थापक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वो कोयतूर वीर जिसे इतिहास ने भुला दिया। भारतीय इतिहास में सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। इस संग्राम का केंद्र था मेरठ, जहां 10 मई सन 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। ये बगावत सिर्फ मेरठ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल गई। इस बगावत में शहीद हुए लोगों और नेताओं को भारत की आजादी का अग्रदूत माना जाता है और उनकी बहादुरी को याद किया जाता है। एक तरफ जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे लोगों को आज भी सारा देश याद करता है, वहीं कुछ ऐसे भी साहसी वीर थे जिन्हें इतिहास ने भूला भी दिया। कहते हैं, अगर मानव जीवन मिले तो उसे मानव की तरह ही जीना चाहिए, चाहे वो जीवन कुछ ही दिनों का क्यों न हो। कुछ लोग पूरी जिंदगी निरर्थक ही गुजार देते हैं और कुछ लोग कम उम्र में ही वीरता पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीकर इस संसार से विदा ले लेते हैं। ये अलग बात है कि जो सम्मान और श्रेय भारत के अन्य शहीदों को मिला वो इस महान योद्धा को कभी नसीब नहीं हुआ और उनके पराक्रम और वीरता को जातिवादी और सामंती सोच वाले इतिहासकारों द्वारा कभी आम जनता तक लाया ही नहीं गया। हमें लगता है कि बगावत का केंद्र उत्तर भारत था, लेकिन सच्चाई ये है कि विद्रोह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी पहुंच गया था। ये किस्सा है एक महान योद्धा और क्रांतिकारी शहीद जिनका नाम बाबूराव पुलेश्वर शेड़माके था, जिन्होंने 1857 में गोंड जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौजूदा समय में इसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में ये चांदा जिला कहलाता था। सन 1857 के क्रांति के नायक के रूप में मंगल पांडे को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा क्रांतिकारी कार्य करने वाले शहीद बाबूराव शेड़माके को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए आज उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं और उनकी बलिदान गाथा को स्मरण करते हुए देश और समाज के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। इस महान शूरवीर ने देशी ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ मिलकर यहाँ अपनी हुकूमत चलाने वाले अंग्रेजों के आगे कभी अपनी हार नहीं मानी और उनसे हमेशा लोहा लेता रहा। इस शूरवीर ने अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा और सम्मान के लिए खुद शहीद होना स्वीकार किया, लेकिन गोंडवाना का सर कभी झुकने नहीं दिया। ऐसी ही एक जमींदारी थी मोलमपल्ली, जिसे मौजूदा समय में गढ़चिरौली जिला। तकरीबन 25 साल के बाबूराव शेड़माके मोलमपल्ली के जमींदार थे। बाबूराव शेड़माके का जन्म 12 मार्च सन 1833 को गोंडवाना साम्राज्य के चांदागढ़ रियासत के मोलमपल्ली गांव में हुआ था। पिता का नाम पुलाईसुर था, जिन्हें लोग पुलेश्वर बापू के नाम से भी जानते थे। वे उस क्षेत्र के काफी प्रभावशाली जमींदार हुआ करते थे, जिनके अंतर्गत 24 गांव आते थे। बाबूराव के माता का नाम जुर्जा कुंवर था, जो बहुत ही कोया पुनेमी महिला थी और गोंडी भाषा की अच्छी जानकार थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और पालन पोषण मां जुर्जा कुंवर के द्वारा घर में ही संपन्न हुई और बाद में 7 साल की उम्र में उन्हें मोलमपल्ली के निकट के गोटुल में शिक्षा के लिए भेजा गया, जहां पर उन्होंने पारंपरिक ढंग से गोंडी भाषा के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की शिक्षा मिली। गोटुल में ही उन्हें मल्ल युद्ध, घुड़सवारी, तीरकमान चलाने की शिक्षा के साथ साथ ही गायन और नृत्य की शिक्षा भी मिली। बाद में उनके पिता को जब महसूस हुआ कि इस देश में अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है, तब उन्होंने बाबूराव को गोटुल से निकालकर ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा के लिए भेजा, जहां से बाबूराव ने अंग्रेजी का अध्ययन किया।
12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबूराव वापस चंद्रपुर चले आए और परिवार के जिम्मेदारी के कार्य में हाथ बटाने लगे। सन 1851 में बाबूराव का विवाह गोंडी परंपराओं के अनुसार राजकुंवर नामक गोंड कन्या से संपन्न हुआ था। राजकुमारी राजकुंवर तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के चेन्नूर के मड़ावी राजघराने से थीं। शादी के 3 साल तक बाबूराव अपनी जमींदारी व्यवस्था को संभालते रहे और आसपास के सभी किसानों की मदद भी करते रहे। इसी दौरान भारत में ब्रिटिश सरकार अपना दायरा मध्य भारत की तरफ बढ़ा रही थी और गोंडवाना की सीमा में प्रवेश कर रही थी। जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तब गोंडवाना अपना मस्तक ऊंचा किए गर्व से अंग्रेजों का विरोध कर रहा था। जब अंग्रेजों को अपने मिशन में सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने भारत के स्थानीय राजाओं और नवाबों से गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी। तब अंग्रेजों को उत्तर और पूरब से राजपूतों का, दक्षिण से नवाबों का, पश्चिम से मराठाओं का साथ मिला और इस तरह अंग्रेजों ने गोंडवाना पर अपना कब्जा जमाया। सन 1854 में अंग्रेजों ने R.S. एलिस को चंद्रपुर का कलेक्टर नियुक्त किया और इस तरह अंग्रेजों ने 1856 तक पूरे गोंडवाना को अपने अधिकार में कर लिया था और स्थानीय गोंड राजाओं और जमींदारों के साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने पूरी तरह से जनजातियों के अधिकारों पर पाबंदी लगा रखा थी और मनमाना कर वसूल करने के साथ ही जनजातियों के संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन का भरपूर दोहन भी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में समाज की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी। समाज और देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए बाबूराव शेडमाके ने कमर कस ली और महज 24 साल की उम्र में 24 सितंबर 1857 को मात्र 500 नौजवानों को लेकर जंगोम सेना की स्थापना करके अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। इसी समय पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़ा था। अड़पल्ली, मोलमपल्ली, घोट और उसके आसपास की जमींदारी से 400 से 500 कोयतुरों और रोहिलों की एक फौज बनाकर उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चांदागढ़ से राजगढ़ को चुना। राजगढ़ को अंग्रेजों ने रामशाह गेडाम को सौंप दिया। 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों के साथ राजगढ़ पर हमला किया और राजगढ़ के सभी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राजगढ़ का जमींदार रामशाह गेडाम भी इस युद्ध में मारा गया। राजगढ़ में हुई हार से कैप्टन W.H. क्रिक्टन परेशान हो गया और राजगढ़ को वापस पाने के लिए 13 मार्च 1858 को कैप्टन क्रिक्टन ने अपनी फौज को बाबूराव की सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। बाबूराव और अंग्रेजों ने राजगढ़ से 4 किलोमीटर दूर नंदगांव घोसरी के पास जमकर संघर्ष किया। इस युद्ध में कई लोग मारे गए और बाबूराव शेडमाके की जीत हुई। उन्हें पहली सफलता तब मिली जब उनकी सेना ने राजगढ़ क्षेत्र को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराया। इस हार से ब्रिटिश कलेक्टर में क्रिक्टन को पागल कर दिया। तब उसने चंद्रपुर से ब्रिटिश सेना की दूसरी टुकड़ी को राजगढ़ भेजा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही चंद्रपुर शहर के पास स्थित घोसरी गांव के पास हुए युद्ध में बाबूराव ने अपने साथियों के साथ बड़ी मात्रा में अंग्रेज सिपाहियों को खत्म कर दिया। क्रिक्टन ने तीसरी बार फिर से सैन्य दल को युद्ध के लिए भेजा, जिसका सामना संगनापुर और बामनपेट में बाबूराव की जंगोम सेना से हुआ और ब्रिटिश सेना को फिर से मुंह की खानी पड़ी। अब अंग्रेजों के लिए बाबूराव असहनीय हो गए थे। इसी समय एक और जमींदार व्यंकट गोंड भी बाबूराव के साथ हो गए, जिससे अंग्रेजों को और परेशानी का सामना करना पड़ा। राजगढ़ की लड़ाई के बाद अड़पल्ली घोट के जमींदार व्यंकटराव राजेश्वर राजगोंड भी बाबूराव के साथ इस विद्रोह में आकर सम्मिलित हुए, जिससे कैप्टन क्रिक्टन और परेशान हो गया। उसने अपनी फौज को बाबूराव और उसके साथियों के पीछे लगा दिया। बाबूराव सतर्क थे, उन्हें अंग्रेजों की गतिविधियों का अंदाजा था। वे जानते थे कि क्रिक्टन अपनी फौज को उन्हें खोजने के लिए जरूर भेजेगा।
इसलिए वे गढ़ीचुरला के पहाड़ पर पूरी तैयारी के साथ रुके हुए थे। जैसे ही अंग्रेजों को खबर मिली, 20 मार्च 1858 को सुबह 4:30 बजे सेना ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और गोलीबारी चालू कर दी। बाबूराव के सतर्क सैनिकों ने प्रहार करते हुए उन पर पत्थर बरसाए। इसमें अंग्रेजों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, पर पत्थरों की बारिश नहीं रुकी। कई अंग्रेज बुरी तरह से घायल हो गए और भाग गए। पहाड़ से नीचे उतरकर बाबूराव की जंगोम सेना ने वहां पड़ी बंदूकें, तोपें जब्त कर ली और अनाज के कोठार को आम लोगों के लिए खोल दिया। इस तरह एक बार फिर से बाबूराव और उनके सैनिकों की जीत हुई। बाबूराव वेंकटराव और उसके साथियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए चिंतित कैप्टन फिर से चांदागढ़ से अंग्रेजी सैनिकों को भेजा। 19 अप्रैल 1858 को सगनापुर के पास बाबूराव के साथियों और अंग्रेजी फौज में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें एक बार फिर अंग्रेजी फौज हार गई। इसके फलस्वरूप बाबूराव ने 29 अप्रैल 1858 को अहेरी जमींदारी के चिचगुड़ी की अंग्रेजी छावनी में हमला कर दिया। कई अंग्रेजी सैनिक घायल हो गए, जबकि टेलीग्राम ऑपरेटर गार्टल और उसके साथी मारे गए। उसका एक साथी पीटर वहां से भागने में कामयाब रहा और उसने कैप्टन क्रिक्टन के पास जाकर उसे बुलाया और सारी बातें बताई। इस हमले के बाद अंग्रेजी फौज में बाबूराव और वेंकटराव की दहशत बन गई। सारी योजनाएं विफल हो रही थी। दो टेलीग्राम ऑपरेटर की मौत से कैप्टन क्रिक्टन आग बबूला हो गया था। इस घटना की जानकारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को मिलते ही उसने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया और बाबूराव शेडमाके को पकड़ने के लिए नागपुर के कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया। शेक्सपियर ने बाबूराव को पकड़ने के लिए एक चाल चली। उनकी बुआ रानी लक्ष्मीबाई, जो अहेरी की जमींदारी थी, उनको अपना माध्यम बनाया और बदले में उन्होंने बाबूराव शेडमाके और वेंकटराव राजेश्वर गोंड के 24 जमींदारी गांवों में से 67 गांवों को इनाम में दिया जाएगा। उसने मना करने पर अहेरी की संपत्ति को जब्त करने की धमकी भी दी। रानी लक्ष्मीबाई को लुभाया गया और बाबूराव को पकड़ने में अंग्रेजों का साथ दिया। बाबूराव अपने साथियों के साथ घोट गांव में पेरसापेन पूजा में आए हुए थे। ये खबर ने अंग्रेज तक पहुंचाई और वे बाबूराव को पकड़ने के लिए घोट के पास पहुंचे। बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। इस हार के बाद शेक्सपियर बौखला गया। उसने घोट की जमींदारी पर कब्जा कर लिया। इधर अचानक से हुए युद्ध में बाबूराव के कई साथी मारे गए, साथ ही आम लोग भी इसकी चपेट में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चनें आने लगी। उनके और उनके सहयोगियों की जमीनें जब्त कर ली गई। जंगोम की सेना वेंकटराव जंगल में छिप गई और बाबूराव अकेला पड़ गए। घोट में हुई हार के बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को और दबाव बनाया। रानी लक्ष्मीबाई को बाबूराव के अकेले पड़ने की खबर मिलते ही उसने बाबूराव को पकड़ने के लिए रोहिलों की सेना को भोपालपत्तनम भेज दिया। बाबूराव वहां कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। रात को नींद में रोहिलों ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त बाबूराव ने उन्हें विरोध न करते हुए उन्हें अपने काम के उद्देश्य को समझाया और सही समय देखकर चुपके से वहां से निकल गए। बाबूराव लक्ष्मीबाई की सेना से बच निकलने की खबर कैप्टन को मिलते ही वो झल्ला गया। बाबूराव अहेरी आ गए। इसकी जानकारी रानी लक्ष्मीबाई को मिलते ही उसने बाबूराव को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। वे निमंत्रण स्वीकार करने के बाद लक्ष्मीबाई के घर पहुंचे, जिसकी खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को दिया। जैसा कि उन्होंने खाया, अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के घर को घेर लिया और बाबूराव को बंदी बना लिया। बाबूराव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, ये बात वेंकटराव तक पहुंची और वे बस्तर छत्तीसगढ़ चले गए। बाबूराव और उनके साथियों पर क्रिक्टन की अदालत में गार्टलड और हल की हत्या एवं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकदमा चलाया गया।
उन्होंने अपने फैसले में बाबूराव को फांसी और उनके साथियों को 14 वर्ष कारावास का दंड सुनाया। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 तारीख को शाम 4 बजे चांदागढ़ राजमहल, जिसको जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, वहां के पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई। उस वक्त कैप्टन क्रिक्टन उनके दाईं ओर और कैप्टन शेक्सपियर बाईं ओर खड़े थे। बंदूकों की सलामी के साथ दोनों कैप्टन ने भी सलामी दी। मृत्यु की जांच पड़ताल के बाद उन्हें जेल के परिसर में मिट्टी दी गई। जिस पीपल के पेड़ पर वीर बाबूराव को फांसी दी गई, वो पेड़ आज भी चंद्रपुर की जेल में ऐतिहासिक विरासत के रूप में खड़ा है। हर साल 21 अक्टूबर को सारी जनता समाज पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होकर वीर बाबूराव को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीर बाबूराव शेडमाके के बारे में एक चौंकाने वाली घटना हमेशा सुनने में आती है कि उन्होंने एक बार ताड़ोबा के जंगल में ताड़वा नामक बांस के फल का सेवन किया था। वो फल बहुत जहरीला होता है और जो व्यक्ति उसे पाचन कर लेता है उसका शरीर वज्रदेही हो जाता है। बाबूराव ने उसका सेवन किया था, जिससे वह बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आया और उसके बाद उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ। उनमें एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। वे मीलों तक बिना थके तेजी से भाग सकते थे। लक्ष्मीबाई के घर जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा तो प्रतिकार करने हेतु उन्होंने पानी पीने वाले लोटे को हथियार के रूप में प्रयोग किया और कई सैनिकों को घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। जेल में जब उन्हें फांसी दी गई तो उनका शरीर पत्थर की तरह था और गर्दन भी सख्त हो गई थी, जिससे फांसी की रस्सी खुल गई। उन्हें फिर से फांसी पर लटकाया गया, लेकिन फिर रस्सी खुल गई। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार फांसी होने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई, लेकिन अंग्रेजों में उनका इतना खौफ था कि मौत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने बाबूराव शेडमाके के पार्थिव को खौलती चुनाभी में डाल दिया। इस घटना का जिक्र महाराष्ट्र की चांदा डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में भी है। वीर बाबूराव की फांसी के बाद उनके साथी वेंकटराव को भी 2 साल बाद अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाकर 30 मई 1860 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाबूराव और वेंकटराव की जमींदारी के लालच में लक्ष्मीबाई ने बाबूराव को पकड़वाया था। उनकी जमींदारी भी सन 1951 में समाप्त कर दी गई और लक्ष्मीबाई ने जो देशद्रोह कर चंद्रपुर जिले को कलंकित किया था, उसके लिए उनकी निंदा की गई। इस तरह 25 साल की उम्र में वीर बाबूराव शेडमाके ने अपना साहस दिखाया और स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उनकी साहस और बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर उनके नाम पर 12 मार्च 2007 को भारतीय डाक द्वारा एक स्टाम्प टिकट जारी किया। ऐतिहासिक चांदागढ़ किले की स्थिति खराब है। सरकार इसके बारे में मौन है। केवल पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देने से किले की हिफाजत नहीं हो सकती है, इसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। हर साल वीर बाबूराव शेडमाके जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए चंद्रपुर की जेल में पीपल के पेड़ के पास कोयतूर समाज इकट्ठा होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज गोंडवाना के राजाओं का धरती पर कोई नामो निशान नहीं है। जो कि है वो टूटने की कगार पर है। उसे बचाने के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर साहस के साथ इस समस्या को हल करने की जरूरत है, जो हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे वीर को सत सत नमन और सेवा जोहार।